मैं जल्दबाजी में शिमला स्टेशन पहुंचा। मुझे लगा कि शायद आज तो मेरी ट्रेन छूट ही जाएगी। लेकिन मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, मुझे पता चला कि ट्रेन तो अभी 10 मिनट लेट है। फिर मैंने आराम से अपना बुक किया हुआ डिब्बा ढूंढा और जैसे ही मुझे मेरा कोच मिला, मैं तुरंत ही अपने फर्स्ट एसी कोच में जाकर आराम से बैठ गया। पहले तो मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मेरी नज़र जब मेरे सामान पर पड़ी तो मैंने सोचा कि पहले सामान को ठीक से जमा दिया जाए। उसके बाद कुछ देर आराम करके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम देखा जाए। मैं अपना सामान उठाकर ऊपर की रैक्स में रखने लगा कि तभी मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जो कि ऊपर वाली बर्थ के आखिरी किनारों पर बीचों बीच में फंसी हुई सी दिख रही थी। ये कोई किताब थी या फिर कोई डायरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे जब निकालने की कोशिश की तो वह निकल भी नहीं रही थी क्योंकि वह बुरी तरह से फंसी हुई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं उसे वहां से बाहर निकालने में सफल हो गया। जब वह मेरे हाथ में आई तो मैंने देखा कि वह एक डायरी थी। मैंने एक सरसरी सी नज़र उसे खोलकर उसके पन्नों पर डाली तो उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर तो मैं थोड़ा सा खुश हो गया क्योंकि किसी की डायरी पढ़ना, उनके रहस्यों को जानना एक बड़ी ही रोचक काम है। और आज का सफ़र, जिसे मैं पहले तो यही सोच रहा था कि बोरिंग होने वाला है, लेकिन ये तो अब काफ़ी रोमांचक बन चुका था। मैंने सोचा कि फटाफट से पेट पूजा कर लेता हूँ और उसके बाद आराम से अपने बिस्तर पर लेटकर मज़े से इस डायरी को पढ़ूंगा और देखूंगा कि आखिर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने फटाफट खाना खाया और फिर अपनी बर्थ पर रेलवे वालों की तरफ से दिया हुआ बिस्तर का सारा सामान अच्छे से सजा लिया और अपने कोच का दरवाज़ा बंद करके मैं सुकून से लेट गया। फिर मैंने उस डायरी को खोला। सबसे पहले मैंने उस डायरी के पहले पन्ने पर अपनी नज़र दौड़ाई ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर ये डायरी एक लड़की की है या फिर एक लड़के की। लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिससे मैं ये जान सकूं। उसके बाद मैंने आगे के पन्नों को पलटना शुरू किया और उन्हें पढ़ना शुरू किया तो उनमें जो भी कुछ लिखा हुआ था वह इस तरह से था। दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए थे। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो वह मुझ पर तरस खाने लगे और कहने लगे कि आपके पति तो बड़े ही बेरहम हैं। आप अभी तक उनकी ये सारी जातियाँ क्यों बर्दाश्त करती रहीं? आपको पहले ही उनकी शिकायत करनी चाहिए थी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और बस अपना चेहरा दुख से लटका लिया। वह मेरे शरीर पर पड़े हुए चोटों के निशानों को गौर से देखने लगे। वह अचानक ही मेरे करीब आए और कहने लगे कि आपका पति तो बड़ा ही बेरहम है। आपके जैसी इतनी खूबसूरत पत्नी अगर किसी के पास हो तो वह तो उसे कांच की गुड़िया के जैसे संभाल के रखे, लेकिन आपका पति, वह तो आपकी बिल्कुल भी कदर ही नहीं करता। देखिए कैसे मखमली शरीर पर उसने बेइंतहा इस तरह के निशान दे दिए हैं। उसे नहीं पता कि वह कितना किस्मत वाला है, लेकिन वह खुद ही अपनी किस्मत को खराब कर रहा है। मैंने जब इंस्पेक्टर साहब की ये बातें सुनी तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, क्या बताऊं, ये तो अब रोज़ का हो गया है। ऐसे इंसान से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब थोड़ा और मुझसे खुलकर बातें करने लगे। वह कहने लगे कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, अब मैं हूं ना। मजाल है मेरे होते हुए आपको कोई हाथ भी लगा जाए। आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। लाइए, अगर घर में कोई दवा या ट्यूब रखा हो तो मैं आपके इन जख्मों पर वह लगा देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मैंने तुरंत ही अपनी अलमारी से एक ट्यूब निकाल कर उन्हें दिया। उसके बाद वह मेरे करीब आकर बैठ गए और धीरे धीरे वह मेरी चोटों पर उस मलहम को लगाने लगे।
उस मलहम को लगाते लगाते ही हम दोनों एक दूसरे में खोने लगे और फिर हमारे बीच वह सब होने लगा जो उस वक्त मैं भी चाहती थी और वह भी, क्योंकि मैं भी अपने इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी। और फिर हमारे संगम से मुझे उस दर्द से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगी। उस दिन इंस्पेक्टर साहब के साथ मैंने परफॉर्मेंस दी थी, उससे वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और खुश होकर और मुझे इस बात का वादा देकर गए कि अब वह मुझ पर जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे। इसके बाद आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मैंने पेज पलट कर देखे तो 2 पन्नों के बाद फिर से कुछ लिखा था। उसमें ऊपर हेडिंग पड़ी थी, आज का दिन। फिर मैंने उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब ही रह रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन करके आज घर पर ही बुला लिया। अभी मैं उनका इंतज़ार ही कर रही थी कि तभी बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर साहब ही थे। मैं तुरंत ही उनको अंदर बुलाकर ले आई। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरा बीपी चेक किया। वह मुझसे कहने लगे कि आपका बीपी तो नॉर्मल लग रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार मेरे दिल की धड़कन भी चेक कर लीजिए। ये कहते हुए मैंने अपना दामन धीरे से गिरा दिया, जिसे देख उनके कान खड़े हो गए और वह धीरे से मुस्कुराने लगे। उसके बाद उन्होंने अपना आला निकाला और मेरे दिल की धड़कनों को चेक करने लगे। मैंने उनसे कहा, क्यों डॉक्टर साहब, क्या मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई नहीं लग रही है? तो वह कहने लगे कि लग तो कुछ कुछ रही है। मैंने कहा, क्या करूं? थोड़ी देर पहले तो ये धड़कन आराम से चल रही थी, लेकिन न जाने क्यों अब ये बहुत तेज तेज चलने लगी है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि क्यों, आखिर अब ऐसा क्या हो गया है? मैंने उनसे कहा, दरअसल आजकल मुझे समझ ही नहीं आता कि कब मेरी तबीयत ठीक रहती है और कब नहीं। आखिर आप अपनी इस मरीज का इलाज क्यों नहीं करते? आपकी ये मरीज कब से आपसे इलाज करवाने के लिए बेताब है, लेकिन आप हैं कि बस बेरुखी ही दिखाए जा रहे हैं। आखिर कब तक मुझे यूं ही बीमार रहने देंगे? डॉक्टर साहब कहने लगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपको बहुत अच्छी दवा लिख कर दूंगा, जिससे आप 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा, 1 हफ्ते का समय तो बहुत लंबा होता है। मैं तो सोच रही थी कि आप आएंगे और 1-2 घंटे में ही। मेरा इशारा डॉक्टर साहब समझ चुके थे। वह कहने लगे कि तो फिर तो मुझे आपको वो वाला इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, जिससे आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इतना कहते ही मैं उन्हें कमरे में ले गई और फिर हमारे बीच वह सब हुआ जिससे मैं खुशी से भर गई थी। आज मैं आनंद के समंदर में गोते खा रही थी और उनकी लहरों में बहते हुए मैं न जाने कितनी गहराइयों को नापती चली जा रही थी। इन गहराइयों को नापते नापते मेरी सांसें चढ़ने लगीं, लेकिन फिर भी इन गहराइयों से बाहर आने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। कई घंटे तक इन लहरों से खेलने के बाद मुझे अपनी तबीयत में कुछ सुधार सा महसूस हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब जब जाने लगे तो मुझसे बोले कि आज तो आपने मेरी तबीयत भी भली चंगी कर दी। मैंने कहा कि आप मुझे अपनी सेवा का मौका दें, मैं हर रोज़ आपकी तबीयत यूं ही भली चंगी कर सकती हूँ। यही सारी बातें भी यहीं पर ख़त्म हो गईं और इसके बाद फिर से अगले 2 पन्नों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। 2 पन्नों के बाद मैंने देखा कि फिर कुछ लिखा गया था, जिसमें ऊपर से वही हेडिंग पड़ी हुई थी, आज का दिन। आज सुबह ही बाथरूम का नल अचानक से खराब हो गया, जिसकी वजह से मैं नहा भी नहीं पाई। मैंने तुरंत ही प्लम्बर को फ़ोन करके ठीक करने के लिए बुलाया। आधे घंटे के अंदर ही प्लम्बर घर में आ चुका था। जब मैंने प्लम्बर को देखा तो उसे देखकर मेरे मन में उथल पुथल सी होने लगी। मैं उसे लेकर सीधा बाथरूम में चली गई। वह कहने लगा, भाभी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इसे तो मैं अभी 15 मिनट में ही ठीक करके दे दूंगा। मैंने कहा, जितना जल्दी हो सके इसे ठीक कर दो, क्योंकि मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है और बिना नहाए हुए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
देखो, मेरा चेहरा भी कितना मुरझाया हुआ है। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। वह मेरी इस बात से थोड़ा सा सकपकाया और उसके बाद वापस अपना काम करने लगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। तभी जब वो नल को ठीक कर रहा था और उसने पाइपलाइन को जोड़ना शुरू किया कि उसमें से पानी की ढेर सारी बौछारें निकलने लगीं। वह बौछारें मेरे और उसके दोनों के ऊपर गिर रही थीं। पानी से मेरा पूरा शरीर भीग गया था। मेरे कपड़े भी भीग गए थे, जिसकी वजह से मेरे कपड़े मेरे शरीर से बुरी तरह से चिपक गए थे और जिससे सब कुछ दिख रहा था। ये देखकर प्लम्बर अचानक से घबराया और उस पानी को रोकने की कोशिश करने लगा। वह कहने लगा, भाभी जी माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये गलती से हो गया। मैंने उससे कहा, तुमने तो मुझे पूरा ही नहला दिया। इसके बाद उसने पाइपलाइन को अच्छे से जोड़कर फिट कर दिया। उसके बाद वो मुझसे बोला, देखिए मैंने नल ठीक कर दिया है, अब पानी सही से आ रहा है। अब आप जाकर कपड़े बदल लीजिए, कहीं आपको सर्दी ना हो जाए। मैंने कहा, क्यों, मेरे यहाँ खड़े रहने पर क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? तो वह कहने लगा, अरे नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कहा, तो तुम मुझे सही समझा दो। एक तो तुमने मुझे पूरा भिगो दिया, मेरे कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से मुझ पर हुक्म चला रहे हो। वह कहने लगा, भाभी जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने कहा, तुम्हारे कहने का तो फिर क्या मतलब था? तुमने गलती की है और इसीलिए अब तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी। वह मेरी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा। मैंने कहा, तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो? उसके बाद मैंने उसे एक लंबी सी मुस्कान दी, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मैं उसे अपने कमरे की तरफ लेकर गई। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे काम का पूरा पैसा मिलेगा। मैंने अलमारी से उसे पैसे निकाल कर दिए। मैंने कहा, क्या तुम्हें और पैसों की ज़रूरत है? इस बात पर वह कहने लगा, पैसों की ज़रूरत किसे नहीं है भाभी जी, लेकिन मेरे काम के जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे आपने मुझे दे दिए हैं। तो मैंने उससे कहा, तो क्या तुम और काम करोगे? अगर तुम और काम करोगे तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। मेरी बात वह समझ गया कि मैं उससे क्या चाहती हूँ और उसके बाद मुझे जो चाहिए था उसने मुझे वही दिया। उसके बाद अपने काम की कीमत लेकर वह वहाँ से चलता बना। इसके बाद आगे के फिर से 2 पन्ने खाली थे और उन 2 पन्नों के बाद इसी तरह से मैंने देखा कि अलग अलग लोगों के साथ, जैसे कि कभी सिलेंडर वाला तो कभी पोस्टमैन, किसी न किसी के साथ इस औरत ने अपनी वही राम कहानी दोहरा रखी थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत न जाने किस बेचारे की पत्नी थी। शुरू में तो जब मैंने इस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो मुझे इस औरत पर तरस आ रहा था कि बेचारी, इस पर इसका पति कितना जुल्म कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैंने पूरी डायरी पढ़कर ख़त्म की, मुझे लगने लगा कि असल में जुल्म तो इसके पति पर हो रहा है, इस पर नहीं। न जाने कौन बदनसीब होगा जिसकी ये पत्नी है और जिसने इस तरह की हरकतें कर रखी हैं। ऊपर से ये सब करने के बाद इसको अच्छे से डायरी में भी लिख रखा है। ऐसी बेशर्म औरत तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। कहाँ मैंने सोचा था कि डायरी पढ़कर मुझे मज़ा आ जाएगा और कहाँ इस तरह की बातें पढ़कर मेरा दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। मैंने उस डायरी को गुस्से में अपने पास रखे हुए बैग में रखा और सो गया। अगली सुबह मैं अपने क्लिनिक में पहुंच चुका था और एक एक करके अपने मरीज़ की थेरेपी करना शुरू कर दिया था। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। एक मनोचिकित्सक के तौर पर काम करते हुए अभी मुझे 2 साल ही हुए हैं और इन 2 सालों में मुझे अपने मरीज़ के द्वारा ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। हम लोग ज़िंदगी को जितना आसान समझते हैं, असल में ज़िंदगी उतनी आसान हर किसी के लिए नहीं होती है। पहले तो मैं इस प्रोफेशन को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया ही समझता था, लेकिन जैसे जैसे
मेरा काम आगे बढ़ रहा था। मेरे लिए ये काम पैसे से ज़्यादा सुकून पहुंचाने वाला होने लगा। अब मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि मैं अपने मरीज़ को पूरी तरह से ठीक कर सकूं और किसी भी तरह से उसे उसके दर्द और तकलीफ़ों से छुटकारा दिला सकूं। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और शिमला से लौटने के करीब 2 महीने के बाद मेरे पास एक बुजुर्ग अंकल आए। वह बेचारे बड़े ही परेशान लग रहे थे और अपनी बात भी ठीक से कह नहीं पा रहे थे। मैंने उन्हें आराम से बिठाया और उनसे कहा कि अंकल, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे साफ साफ बताइए। तो वह मुझसे कहने लगे कि बेटा, दरअसल प्रॉब्लम मेरी बेटी को है। मेरी एक ही बेटी है। आज से 5 साल पहले मैंने उसकी धूमधाम से शादी की थी और वह शादी के बाद बहुत खुश थी। मेरा दामाद उसका बहुत ख्याल भी रखता था। लेकिन धीरे धीरे न जाने ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी की दिमागी हालत कुछ कुछ खराब रहने लगी। मेरे दामाद ने उसका बहुत जगह पर इलाज भी कराया, लेकिन उस पर कुछ भी असर ही नहीं हुआ। पहले तो वह उसके साथ किसी भी तरह से अपने दिन बिता रहा था, लेकिन जब हालात ऐसे हो गए कि मेरी बेटी ने बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया, तो उसके बाद मेरे दामाद ने हमसे अपनी मजबूरी जताते हुए मेरी बेटी को तलाक दे दिया कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसे मुझसे बिल्कुल भी कोई मतलब ही ना हो और ना ही वह किसी से कोई बात करती हो, क्योंकि ये अब दिमागी मरीज बन चुकी है और एक ऐसी लड़की मुझे कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। न जाने कब ये मेरी जान भी ले ले। मैंने पहले तो अपने दामाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने खुद भी अपनी आंखों से अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो मुझे भी लगा कि शायद मेरा दामाद अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि जो हालत मेरी बेटी की थी उसमें वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को किसी भी तरह से नहीं चला सकती थी। इसीलिए मजबूरन मैं और मेरी पत्नी अपनी इकलौती बेटी को लेकर चले आए। लेकिन अब हम दोनों उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हैं। हमने उसका बहुत जगह पर इलाज कराया, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। मैं बहुत उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आज आया हूँ, क्योंकि अब और जगहों पर जाने की ना तो मुझ में हिम्मत बची है और ना ही मेरे शरीर में ताकत बची है। अब इस बुढ़ापे में मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को हंसते खेलते और पहले की तरह खूब बातें करते हुए देखना चाहता हूँ। न जाने मेरी बच्ची को ऐसा क्या हो गया है कि अब वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। मैंने उन अंकल से पूछा कि लेकिन अचानक से आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया? क्या आपने उससे पूछा नहीं या आपकी पत्नी ने उनसे पूछने की कोशिश नहीं की? तो वो कहने लगे कि ऐसा नहीं है बेटा, मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की। हमने कई बार उसे प्यार से भी समझाया कि बेटा, तुम्हारे मन में जो भी बात है वह हमें बता दो, या तुम्हारी ये हालत कैसे हुई हमें कुछ तो बताओ। लेकिन वह अपने मुंह से एक शब्द भी निकालने को तैयार नहीं है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी को न जाने क्या हो गया है। हमारे रिश्तेदार तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि किसी ने मेरी बेटी पर जादू टोना करवा दिया है और इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। मैंने उन अंकल से कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप कल ही 11 बजे अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आइएगा। इसके बाद अगले दिन ठीक 11 बजते ही वह अंकल अपनी बेटी को लेकर मेरे क्लिनिक में आ गए। जब मेरी नज़र उनकी बेटी पर पड़ी तो मैं उस पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं सका। वह दिखने में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी थी, लेकिन उसे देखकर ही पता चल रहा था कि जैसे वह बुरी तरह से डरी सहमी सी है। वह अजीब तरीके से कांप रही थी। उन अंकल ने अपनी बेटी को अपने पास ही बिठा लिया। कुर्सी पर बैठते ही उनकी बेटी ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया।
मैं उसकी हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहा था। अंकल ने अपनी बेटी से कहा, बेटा ये डॉक्टर साहब हैं और ये तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज करेंगे। मैंने तुरंत ही उनकी बेटी से पूछा, हेलो आपका नाम क्या है? लेकिन उनकी बेटी ने ना तो मेरी बात का कोई जवाब दिया और ना ही मेरी तरफ देखा। वह लगातार अपनी नज़रें नीचे झुकाए देखती रही। मैं काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उसने ना तो मेरी किसी बात का जवाब दिया और ना ही अंकल की। मैंने फिर अंकल से कहा कि आप ऐसा करिए कि थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाकर बैठिए। लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द कहे तभी उनकी बेटी बुरी तरह से रोने लगी और उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह इस तरह से रो रही थी जैसे उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, लेकिन उसे पैनिक होते हुए देखकर मैं भी कुछ देर के लिए घबरा गया। फिर मैंने अंकल से कहा कि ठीक है, आप यहीं बैठे रहिए। लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी उनकी बेटी ने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। 2 घंटे की कोशिश के बाद अंकल को मैंने उनके घर वापस भेज दिया। वह बेचारे बहुत ही निराश होकर मेरे क्लिनिक से अपने घर गए, पर मैंने बाद में उनको फ़ोन करके बोला कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। शुरुआत में मरीज़ इस तरह का व्यवहार करता है, लेकिन जब आप उसे हर रोज़ मेरे क्लिनिक लेकर आएंगे तो उसे धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। और जब वह मुझसे मिलेगी, हर रोज़ मैं उससे बातें करूँगा, तो मेरे प्रति उसके अंदर जो डर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर अंकल को कुछ तसल्ली मिली और इसके बाद करीब 1 महीने तक वह लगातार अपनी बेटी को इसी तरह से मेरे क्लिनिक में लाते रहे और मैं उसके साथ तरह तरह की अच्छी अच्छी बातें करता रहा ताकि वह मेरे साथ कंफर्टेबल फील करने लगे। इस 1 महीने में इतना फ़र्क तो आने लगा था कि अब उसे मुझसे बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता था, क्योंकि फिर मैंने धीरे धीरे अंकल को क्लिनिक के बाहर भी बिठाना शुरू कर दिया था, जिससे उसे अब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। जबकि पहले दिन तो वह बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन अभी तक मैं उसके मुंह से एक भी शब्द निकलवा पाने में कामयाब नहीं हो पाया था। फिर तकरीबन 1.5 महीने के बाद एक दिन एक चमत्कार हुआ। मैंने उस दिन भी रोज़ की तरह उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और इस 1.5 महीने में पहली बार उसने मुझे जवाब दिया कि उसका नाम रूही है। मैं बता नहीं सकता कि जब पहली बार मैंने उसकी आवाज़ सुनी और उसके मुंह से उसका नाम सुना तो मुझे कितनी खुशी हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अब जाकर मिली है। इतनी खुशी तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मैंने अपनी डिग्री को फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। लेकिन मेरी ये खुशी बहुत जल्द ही काफूर हो गई जब उसके बाद मैंने उससे जो भी कुछ पूछा उसका उसने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह फिर से अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप बैठ गई। मैं लगातार उससे पूछता जा रहा था, पर वह अपना नाम बताने के बाद ऐसे खामोश हो गई थी जैसे कभी बोली ही ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की अपने अंदर न जाने कौन सा राज छुपा कर बैठी है, न जाने कौन सा ऐसा दर्द है जो इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, और ये इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि अपनी ऐसी हालत को बयान कर सके। मैंने रूही से धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू की, क्योंकि इन दिनों मैंने ये महसूस किया कि मुझे रूही के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। मैंने उससे कहा कि रूही, अब तो हम दोस्त हैं, तो क्या तुम अपने इस दोस्त को भी अपने मन की बात नहीं बताओगी? मैंने उसे समझाया कि अगर तुम अपने दिल का दर्द किसी को नहीं बताओगी तो ऐसे तो धीरे धीरे तुम खुद को ख़त्म कर लोगी। अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोच रही तो कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप पर तो तरस खाओ। एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचो कि वह तुम्हें लेकर
कितना ज़्यादा परेशान हैं। इस उम्र में अपने माता पिता को परेशान करना क्या कोई अच्छी बात है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम सबसे छुपाना चाहती हो, जिसे तुम किसी को भी नहीं बताना चाहती? मेरे इतना कहते ही रूही की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक कर उसके हाथों पर गिरने लगी। वह अभी भी सर झुकाए लगातार रो रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने ना जाने उसे इस तरह की बात क्यों कह दी। पता नहीं वह खुद में कौन सा दर्द समेटे बैठी है जिसकी वजह से अभी तक वह अपनी जुबान को बंद किए हुए है। उस दिन घर लौटकर भी मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था। मैं लगातार टहला जा रहा था। मेरी नज़रों के सामने बार बार वह नज़ारा आ रहा था जब रूही मेरे सामने बैठकर रो रही थी और मुझे अभी भी खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे क्यों रुला दिया। तभी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, आर्यन बेटा, क्या बात है? आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। क्या कुछ हुआ है? मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा, नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा थका हुआ हूँ। वह मुझसे कहने लगी कि अगर थकान लग रही है तो लेटकर सो जाओ, टहल क्यों रहे हो? मैंने कहा, बस मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, इसीलिए आप आराम से जाकर सो जाइए, मैं भी थोड़ी देर में लेट जाऊंगा। वह मुझसे कहने लगी कि दरअसल मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लाई थी। उसके बाद वह मुझे कई सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगी। मैंने भी बेमन से उन तस्वीरों को देखना शुरू किया, लेकिन ना जाने क्यों मैं जब भी किसी लड़की की तस्वीर देखता तो उसमें मुझे रूही का चेहरा ही नज़र आता। मैंने माँ से कहा कि अभी आप ये सब छोड़ दीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर माँ कहने लगी कि मैं पिछले कई दिनों से तेरी यही बात सुनती चली आ रही हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाली। या तो तुम कोई लड़की खुद से पसंद कर लो, और नहीं तो मैं खुद ही किसी लड़की को देखकर फैसला कर लूँगी और उसे अपनी बहू बनाकर ले आऊँगी। मेरी माँ गुस्से में मुझे धमकाकर अपने कमरे में चली गई। इधर मैं रूही को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मुझे धीरे धीरे ये तो समझ आने लगा था कि मैं रूही को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन जब तक वह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उसे अपने दिल की बात भी नहीं बता सकता और उसे अपना जीवन साथी भी नहीं बना सकता था। मुझे कुछ भी करके उसे पूरी तरह से ठीक करना था। बहुत देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया। अब मुझे कल सुबह का इंतज़ार था। अगली सुबह मैं एक नए जोश और उत्साह के साथ अपने क्लिनिक में पहुंचा। 11 बजते ही रूही अपने पिता के साथ मेरे क्लिनिक में आ पहुंची थी। उसके पिता उसे छोड़कर वापस चले गए। उसके बाद मैंने रूही से पहले कुछ फॉर्मल बातें की। फिर मैंने उससे कहा कि कभी कभी हम जो बातें किसी से कह नहीं पाते हैं उन्हें हम लिख देते हैं। लिखने से हमारी बातें कोई जान भी नहीं पाता और हम अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लेते हैं। ये कहते हुए मैंने बड़ी उम्मीद से उसके सामने एक पेपर और पेन रख दिया। अब मैं उलझन में था कि क्या रूही मेरी बात को समझते हुए अपने अंदर भरे हुए दर्द को इस कागज पर लिखेगी या फिर मेरी ये उम्मीद भी नाकाम हो जाएगी। 1-2 मिनट के बाद अचानक ही रूही ने उस पेन को उठा लिया। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुरंत ही वहाँ से उठकर कुछ दूर चला गया ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसके लिखे हुए को देखने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे असहज महसूस हो। उसने थोड़ा सा कुछ लिखा और फिर न जाने क्यों उसकी कलम रुक गई। मैं तिरछी नज़र से उसे ही देख रहा था, लेकिन उसे यही जता रहा था कि जैसे मैं उसे बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। उसने उस कागज़ को फोल्ड करके आगे की तरफ सरका कर रख दिया और फिर से अपना सर नीचे झुकाकर चुपचाप बैठ गई। मैं समझ चुका था कि उसे जो लिखना था वह लिख चुकी है। थोड़ी देर के बाद वह अपने पिता के साथ जैसे ही गई, मैंने लपक कर उस कागज़ को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया।
रूही ने उसमें लिखा था, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने अब तक सोचा था। लेकिन फिर मेरे साथ इसके आगे रूही ने कुछ भी नहीं लिखा था। उसके इतना लिखने से मुझे कुछ भी फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं जानना चाहता था वह तो रूही ने लिखा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने खुद को तसल्ली देते हुए समझाया कि आज रूही ने इतना लिखा है और एक दिन वह भी आएगा जब वह मुझे सब कुछ लिखकर बता देगी। मैंने उस कागज़ को फोल्ड करके वापस टेबल पर रखा और अपनी कॉफ़ी पीने लगा कि तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैंने एक बार फिर से तुरंत ही उस कागज़ को खोल कर देखा। उसमें लिखी हुई जो राइटिंग थी वह मुझे न जाने क्यों बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी। लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि इस राइटिंग को आखिर मैंने कहाँ देखा हुआ है। पर मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि मैं तो रूही से अभी कुछ महीनों पहले ही मिला हूँ और उसने मुझे पहली बार ही कुछ लिख कर दिया है। तो फिर मुझे उसकी राइटिंग इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस राइटिंग को मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ। उस पूरा दिन याद करने के बाद भी मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने इस राइटिंग को कहाँ देखा है। आज भी जब मैं घर पहुँचा तो बहुत ज़्यादा बेचैन था और माँ मेरे पास आज फिर से मेरी शादी की बात करने के लिए कुछ लड़कियों की तस्वीर लेकर आईं। मैंने उनसे कहा कि माँ, मेरा इस वक्त मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए आप इन तस्वीरों को अभी रख दो, मैं थोड़ी देर के बाद देख लूँगा। माँ भी समझ गईं कि शायद मैं किसी बात से परेशान हूँ, इसीलिए वह मुझसे बोली कि मैं इन तस्वीरों को इस डायरी में रख देती हूँ। जब तुम्हारा मूड ठीक हो तो तुम इन तस्वीरों को देख लेना। मैंने उनसे कहा ठीक है। उसके बाद मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गया। तभी अचानक मेरे जहन में माँ के शब्द गूंजे जिसमें उन्होंने डायरी का जिक्र किया। तब जाकर मुझे कहीं याद आया कि रूही की राइटिंग तो वह डायरी जो मुझे शिमला से आते वक्त ट्रेन में मिली थी उससे मैच कर रही है। मुझे लगा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, इसीलिए मैं हड़बड़ा कर तुरंत ही उस डायरी को ढूंढने लगा। लेकिन अब मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने वह डायरी कहाँ रख दी। फिर मैं सोचने लगा कि उस डायरी को पढ़कर तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो कहीं मैंने गुस्से में आकर उस डायरी को फेंक तो नहीं दिया। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पक्के तौर पर भी नहीं कह सकता था कि उस डायरी में जो लिखावट थी वह रूही की ही थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे वह डायरी मेरे एक बैग में पड़ी हुई मिल गई। मैंने तुरंत ही उस डायरी में लिखी हुई राइटिंग और रूही के लिखे हुए कागज़ की राइटिंग को जब मैच किया तो सच में वह दोनों राइटिंग आपस में पूरी तरह से मेल खा रही थीं। इसका मतलब ये साफ था कि वह डायरी रूही ने ही लिखी थी और इसका मतलब उस डायरी में जो कुछ भी लिखा हुआ था वह सब रूही के बारे में ही लिखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसमें जो भी बातें थीं वह सब रूही से जुड़ी हुई थीं। क्या रूही इस तरह की हरकतें कर सकती है? मेरे दिल और दिमाग में एक तरह की जंग छिड़ गई। मेरा दिमाग मुझे यही कह रहा था कि जो सामने दिख रहा है सच वही है। इसका मतलब उस डायरी में उस औरत ने अपने जो भी काले कारनामों के बारे में लिख रखा था वो और कोई नहीं, रूही ही थी। पर दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी रूही ऐसा कुछ भी कर सकती है या वह एक चरित्रहीन औरत है। लेकिन सच को झुठलाया नहीं जा सकता और जो मुझे सामने दिख रहा था उससे साफ साफ यही साबित होता था कि रूही ने ही उस तरह की सारी चीज़ें की हैं। और शायद ऐसा हुआ है कि उसकी इन सारी हरकतों के बारे में उसके पति को पता चल गया होगा और फिर जब उसने उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाया होगा उस गिल्ट से वह बुरी तरह से भर गई होगी और शायद इसीलिए उस गिल्ट की वजह से ही आज उसकी ये हालत हो गई है।
ये सोच सोच कर मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मैंने रूही को लेकर बहुत सपने सजा लिए थे। मैं उसे अपना जीवन साथी मान चुका था, लेकिन रूही ऐसी होगी ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अगले दिन गुस्से में मैं क्लिनिक पहुंचा और अपने साथ उस डायरी को लेकर भी गया। लेकिन जब रूही क्लिनिक में आई तो मैंने खुद को थोड़ा सा काबू में किया, क्योंकि मैं उस वक्त एक डॉक्टर था। मैंने रूही से कहा कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम अब तक किसी से कुछ भी क्यों नहीं बोल पा रही हो। मेरी ये बात सुनते ही पहली बार रूही ने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा था। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसे ये सब बोलते हुए मेरी खुद की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके बाद मैंने धीरे से अपने बैग से उसकी वो डायरी निकालकर उसके हाथों में रख दी, जिसे देखकर उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। उसने एक झटके से उस डायरी को उठाकर खुद से ऐसे दूर फेंक दिया जैसे कि मैंने उसके ऊपर बम फेंक दिया हो। मैंने उससे कहा कि आज तुम्हें इस डायरी से डर लग रहा है, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें इस डायरी को लिखते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, और उसमें जो कुछ भी लिखा है वह सब करते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना? इतना कहते ही मेरी खुद की आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं जज्बातों में बह गया। मैंने उससे कहा, रूही, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता था, लेकिन मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी निकलोगी। क्या तुम्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास है? क्या तुम पश्चाताप की आग में जल रही हो? मेरे इतना कहते ही रूही पहली बार गुस्से से फट पड़ी और मुझसे चिल्लाकर बोली कि मैं कभी गलत नहीं थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, और उस डायरी में जो लिखा है वो? तो वह कहने लगी कि तुमने वह डायरी पढ़ ली और ये डिसाइड कर लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है वही सच है। पर तुमने क्या ये जाना कि मैंने वह सब क्यों लिखा, किस लिए लिखा? मैंने रूही से कहा, तो ये तो मैं तुमसे कब से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो किसी को कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो। अगर तुम कुछ बताओगी ही नहीं तो फिर हर कोई तुम्हें गलत ही समझेगा। कम से कम आज तो तुम मुझे सब कुछ बताओ, क्योंकि मैं इस वक्त खुद भी अंदर ही अंदर से मर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सब सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ भी मेरे सामने आया है उसे मैं झुठला भी नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद रूही ने मुझे जो कुछ भी बताना शुरू किया, उसे सुनकर तो मैं दंग रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं। रूही ने कहा कि उसकी शादी उसके मम्मी पापा ने बहुत ही धूमधाम से की थी। उसका पति शिमला में नौकरी करता था, इसीलिए वह भी अपने पति के साथ शिमला में ही अकेले रहती थी। इतनी खूबसूरत जगह रहकर वह बहुत खुश थी। उसका पति भी उसका बहुत ध्यान रखता था और उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पति की कुछ फरमाइशें बहुत ही अजीब तरीके की थीं। उसे शादीशुदा जीवन में हर रोज़ एक नयापन चाहिए होता था। वह पति पत्नी के रिश्ते को एक नए एंगल से दिखाने की कोशिश करता रहता था, और यही सब वह मुझसे चाहता था। मैंने भी शुरुआत में उसकी हर बात में हाँ मिलाई ताकि मैं अपने पति को खुश कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक बार की हाँ मेरे लिए सज़ा बनती चली जाएगी। मेरा पति हर रोज़ कभी पुलिस वाले के तौर पर, तो कभी डॉक्टर बनकर, तो कभी प्लम्बर, कभी सिलेंडर वाला, तो कभी पोस्टमैन, तो कभी बैंक वाला, इस तरह के अलग अलग किरदारों में घर पर आया करता था। और वह मुझे भी एक किरदार निभाने को कहता था जिसमें मैं उसे अपना पति ना मानकर, बल्कि ये सारे कैरेक्टर्स को मानकर उसके साथ वह सब करूं जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। इस सब को अच्छी तरह से करवाने के लिए वह सबसे पहले मुझे इसकी एक स्क्रिप्ट बोलता था और उसे इस डायरी में लिखवाता था ताकि मुझसे कोई भी गलती ना हो। शुरुआत में तो मुझे लगा
कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, इसीलिए मेरा पति मुझसे एक नयापन चाहता है। लेकिन धीरे धीरे ये सब उसके पागलपन में बदलने लगा, क्योंकि फिर तो वह मुझसे हर रोज़ यही चाहने लगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी। मैंने कई बार जब भी उसको ये सब करने से मना किया तो वह मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगा, जिससे मुझे तकलीफ़ होने लगी। फिर तो मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरा पति मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं चाहता है, बल्कि अब तक वह मेरी जो भी केयर या फिक्र कर रहा था वह सिर्फ एक दिखावा थी। ये एक ऐसी बात थी जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं किसी से कहती भी तो सामने वाला या तो मेरा मजाक बनाता या फिर वह यही कहता कि तुम्हें तो ऐसा पति मिला जो तुम्हें हर रोज़ एक नयापन दे रहा है। जबकि मैं जानती थी कि मैं कैसी सज़ा भुगत रही थी, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। कई महीनों तक मैं ये सब झेलती रही, लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने ये खुशखबरी अपने पति को सुनाई, जिसे सुनकर वह खुश होने की जगह मुझ पर नाराज़ होने लगा। मैंने उससे कहा कि आप इस खबर को सुनकर खुश क्यों नहीं हैं? तो वह कहने लगा कि ये भी कोई खुशी की बात है। अगर तुम अभी माँ बन गई तो हमारी ज़िंदगी का जो भी रोमांच है वह तो खत्म ही हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे पति के लिए अपनी इच्छाएं सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। इसके बाद मेरे पति ने ज़बरदस्ती मेरे बच्चे को ख़त्म करवा दिया, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने उसके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं चलने दी और उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे उससे नफ़रत सी होने लगी। इधर दिन महीने बीतते चले जा रहे थे, पर मेरे पति के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी वह हरकतें दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही थीं, जिससे न सिर्फ मेरी शारीरिक बल्कि मानसिक हालत भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि मैं हर रोज़ वह सब कर कर के तंग आ चुकी थी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उन्हें तो अपनी इच्छा को पूरी करने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता था। मेरा पति इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से पागल था, इसीलिए वह हर रोज़ वह सब मेरे साथ करना चाहता था। कुछ महीनों के बाद मैं एक बार फिर से पेट से हो गई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब तो वह सही वक्त आ चुका है जब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे पति को इस बार भी उसके पागलपन ने नहीं छोड़ा और उसने एक बार फिर से मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से निकल गई हो और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। मुझे खामोशी ने घेर लिया। मेरा पति तो चाहता था कि मैं उसके साथ बिल्कुल उसी की तरह का व्यवहार करूं, जैसा वह मेरे साथ कर रहा है। जितना वह जोश से भरकर मेरे साथ वह सब करता, उतना ही जोश मैं भी दिखाऊं, लेकिन अब मुझसे वह सब नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे एक जिंदा लाश बनती चली जा रही थी और इसीलिए फिर वह मुझसे छुटकारा पाने के रास्ते अपनाने लगा। और फिर एक दिन उसने मुझे तलाक दे दिया और मेरे मम्मी पापा को ये कह दिया कि मैं मानसिक मरीज बन चुकी हूँ और उसे कभी भी नुकसान पहुँचा सकती हूँ, इसीलिए अब वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता। इसके बाद मैं अपने माँ बाप के साथ उनके घर लौट आई। उन्होंने मुझे बहुत बार पूछने की कोशिश की कि आखिर मेरी ऐसी हालत होने के पीछे वजह क्या है, लेकिन मैंने अपने अतीत में जो कुछ भी झेला था उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदा थी कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ मेरी शादी के दरमियान क्या क्या हुआ है। मैं तो वह बदनसीब औरत हूँ जो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। ये कहकर रूही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर रूही को गले से लगा लिया।
फिर मैंने उसे शांत कराकर पानी पिलाया। मैंने कहा, तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया और तुम्हें आज इस हालात में पहुंचाया है, उसे उसके किए की सजा मिले। ये सुनकर रूही बुरी तरह से घबरा गई। वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि नहीं आर्यन, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे, नहीं तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। हर कोई मुझे ही दोष देगा, मुझे ही गलत नज़रों से देखेगा। अगर सबको पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो ना जाने लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। मैंने रूही से कहा कि तुम लोगों की चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। जब मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर थामा तो उसकी आंखों में मुझे एक विश्वास की उम्मीद नजर आई। उसके बाद उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। मैंने 2 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस में जाकर रूही के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद रूही के मेडिकल टेस्ट हुए, जिसके आधार पर उसकी जो भी मेडिकल कंडीशंस थीं वह सारी सामने आ गईं। शिमला के जिस अस्पताल में उसके पति ने उसके बच्चों के साथ वह सब करवाया था, वहाँ की भी सारी रिपोर्ट्स को पुलिस ने जाकर निकलवा लिया, जिसके आधार पर रूही के पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उस डॉक्टर को भी, जिसने रूही के पति के कहने पर ये सब किया। जब रूही के पति से पुलिस ने बहुत ही सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उसके सामने उगल कर रख दिया, जिसके आधार पर उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई और आज वह सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। इस सब के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और फिर मैंने घर लौटकर माँ से कहा कि माँ, आपने कहा था ना कि या तो मैं खुद ही आपकी बहू पसंद कर लूँ, नहीं तो आप ही खुद की पसंद की बहू ले आएंगी। तो फिर अब वक्त आ गया है जब आप अपने बेटे की पसंद की बहू को घर लेकर आएं। मेरी ये बात सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैंने उन्हें रूही के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मेरी माँ भी बहुत रोई। लेकिन फिर वह मुझसे कहने लगी कि बेटा, क्या ये शादी सही रहेगी? मैंने माँ को समझाया कि आप किसी भी चीज़ की फिक्र मत करिए। मेरी माँ ऊंचे विचारों की इंसान थी। वह मेरी भावनाओं को समझ चुकी थी कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ रूही के साथ ही है। इसीलिए थोड़ी सी उलझन के बाद वह इस शादी के लिए तैयार हो गईं और बस कुछ ही दिनों के बाद मैं रूही को अपने घर अपनी अर्धांगिनी बनाकर ले आया। आज मैं और रूही अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश हैं। शादी के बाद एक दिन मैं और रूही जब शाम को एक साथ बैठकर आराम से चाय पी रहे थे तो उसने मुझसे पूछा, आर्यन जी, मेरे मन में ये सवाल बहुत दिन से है कि आपको वह डायरी आखिर कैसे मिली थी, जबकि वह डायरी तो जब मैं पापा के साथ शिमला से वापस यहाँ आ रही थी तो मैंने उसे ट्रेन में ही निकाल कर फेंक दिया था, क्योंकि मेरे शिमला से आते वक्त न जाने कब मेरे पति ने उस डायरी को मेरे ही सामान में रख दिया और जब ट्रेन में मैंने उस डायरी को अपने सामान में रखा हुआ देखा तो मैं गुस्से से बुरी तरह से भर गई थी। मुझे उस डायरी से नफरत थी, इसीलिए मैंने उस डायरी को वहीं पर फेंक दिया। पर फिर वह आपको कैसे मिली? तब मैंने रूही को बताया कि दरअसल मैं शिमला में एक सेमिनार में शामिल होने के लिए गया था और फिर जब मैं वहां से ट्रेन से वापस आ रहा था तो जो ट्रेन का कोच मैंने बुक किया था मुझे ये वहीं पर मिली थी और फिर मैंने उस वक्त तो उत्सुकता बस इस डायरी को पढ़ा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन उस डायरी को लिखने वाली मेरे साथ बैठकर यहाँ चाय पी रही होगी। मेरे इतना कहते ही रूही खिलखिलाकर हंसने लगी और उसे हंसता हुआ देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा था उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच में हम जिसे दिल से प्यार करते हैं उसकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये जीवन में मैं पहली बार महसूस कर पा रहा था। दोस्तों, अपने जीवन साथी की कदर करें। आपको उनके साथ कुछ दिन या महीने नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बितानी है।
इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उनके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई आंच आए। साथ ही साथ किसी भी बात की पूरी सच्चाई जानने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचें। शुरुआती तौर पर किसी को लेकर कोई भी राय ना बनाएं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही मेरे इस वीडियो पर जो सुपर थैंक्स का आइकन आपको हार्ट शेप में दिख रहा है, उसको प्रेस करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे सुपर थैंक्स खरीद कर दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।